22 मार्च 1959 ये 8 स्टूडेंट्स एक केव को एक्सप्लोर करने के लिए इसके अंदर जाते हैं। इनमें एक 20 साल स्टूडेंट नील मॉस भी मौजूद था। ये सभी लोग इस गुफा के नए हिस्सों की खोज करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तकरीबन 2 घंटे तक केव को एक्सप्लोर करने के बाद नील मॉस के साथ एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आता है जो इनके औसान खता कर देता है। नील मॉस के साथ जो कुछ हुआ ये सुनकर इंग्लैंड की पूरी नेवी हैरान रह गई। ये हादसा वर्ल्ड न्यूज बन गया और कुछ ही मिनट्स में ये बात पूरे इंग्लैंड में फैल गई। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी खोज की वजह से नील मॉस जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ जाता है, जिसे देखकर इन स्टूडेंट्स के साथ साथ इंग्लैंड की नेवी भी सर जोड़कर बैठ गई। स्ट्रेंज टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नील मॉस बचपन से ही बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ता था, इसलिए जब बारी आई इसकी अंडर ग्रेजुएशन की तो नील ने इंग्लैंड की वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुना। नील ने अपने थ्रिलिंग नेचर की वजह से यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश स्पेलियोलॉजिकल एसोसिएशन में हिस्सा लिया। जो लोग नहीं जानते उनको बताते चले कि स्पेलियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ केव, जिसमें गुफा को डिस्कवर करना और एक्सप्लोर करने के बारे में पढ़ाया जाता है। डर्बीशायर इंग्लैंड में मौजूद ये गुफा पीक कैवरन के नाम से जानी जाती है। हाल ही में इस गुफा के अंदर हाफ माइल दूर एक न्यू चैम्बर स्टेलेजिमाइट की खोज हुई थी, इसलिए यूनिवर्सिटी की तरफ से इन स्टूडेंट्स को केव में भेजा जाता ताकि वो इस नए चैम्बर को एक्सप्लोर कर सकें। नील ये सुनकर काफी एक्साइटेड था कि वो इस न्यू चैम्बर को एक्सप्लोर करने वाला है, और वो अकेला नहीं था, उसके साथ मजीद 7 केवर्स थे, जिनमें से 4 केवर्स वो थे जिन्होंने इस चैम्बर को डिस्कवर किया था। संडे 22 मार्च 1959 ये 8 लोग इस गुफा में दाखिल होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी इनके पास लैंप्स, रस्सियां और हेलमेट्स के साथ साथ और भी जरूरत का सामान मौजूद था जो कि गुफा में काम आ सकता था। नए चैम्बर की डिस्कवरी की वजह से ये लोग काफी खुश थे। चलते हुए इनकी बातें और गपशप की आवाजें गुफा में गूंज रही थीं। यकीनन इनके हौसले बुलंद थे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि गुफा में आगे बढ़ने का रास्ता आसान था। गुफा में उस चैम्बर तक पहुंचने के लिए इन्हें कई मुश्किल तरीन रास्तों से गुजरना पड़ा। आखिरकार इनकी मेहनत रंग ले आई और ये लोग गुफा की एंट्रेंस से तकरीबन 1000 फीट नीचे उस हिस्से में जा पहुंचे जहां स्टेलेजिमाइट चैम्बर मौजूद था, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। इनका सफर बहुत अच्छा जा रहा था और ये लोग एक चैम्बर को एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि इनकी नजर एक शाफ्ट पे पड़ी। ये लोग सोच रहे थे कि शायद जमीन के नीचे इस पतली शाफ्ट के अंदर और भी पैसेजेस होंगे जिनको एक्सप्लोर करने की चाहत उन सब में बढ़ रही थी, लेकिन ये शाफ्ट इतनी पतली थी कि इसमें हर कोई भी इंटर नहीं हो सकता था सिवाय उस इंसान के जो काफी पतला हो, और इस ग्रुप में ऐसी फिजिक वाला शख्स एक ही था, नील मॉस। उसे पहले ही एक्सप्लोरिंग का काफी शौक था। नील को लगा कि शायद वो इस शाफ्ट में पहली बार इंटर करके अंदर के पैसेजेस की डिस्कवरी का एजाज अपने नाम करवा सकता है और उसके लिए ये सुनहरी मौका है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये इनकी बेवकूफ़ी थी क्योंकि शाफ्ट के नीचे जाना इनके मिशन का हिस्सा नहीं था। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये शाफ्ट तकरीबन 40 फीट गहरी हो सकती है, लेकिन फिर भी एहतियातन उन्होंने 75 फीट की सीढ़ी बनाई और उसे शाफ्ट के अंदर डाल दिया ताकि अगर उनका अंदाज़ा गलत भी हो तो नील मॉस के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। दोपहर के 3:30 बजे नील मॉस शाफ्ट के नीचे जाने लगा। तकरीबन 12 फीट नीचे जाने के बाद शाफ्ट थोड़ा सा कर्व हो गया। नील आहिस्ता आहिस्ता अंदाजे से खुद को बेंड करते हुए इस कर्व से गुजरकर नीचे आ गया। लगभग 18 फीट मजीद नीचे आने के बाद शाफ्ट बहुत छोटा हो गया। शाफ्ट इस हिस्से में इतना छोटा हो गया था कि 18 इंच के रेडियस पे इन छोटे छोटे पत्थरों ने इसका रास्ता बंद किया हुआ था। नील को लगा कि शायद वो इन छोटे पत्थरों को पांव की मदद से नीचे गिरा देगा और आगे का रास्ता बना के मजीद नीचे जा सकता है। पत्थरों को हटाने के लिए नील जैसे ही इन पे पांव मारता है तो कुछ पत्थर नीचे गिर जाते हैं और बाकी पत्थर सीढ़ी के साथ वहीं पे फंस जाते हैं। नील दोबारा से पांव से इन पत्थरों को नीचे की तरफ पुश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ लम्हों के लिए वहां आराम करता है और एक लंबी सांस लेके दोबारा से कोशिश करता है कि शायद इस बार वो पत्थरों को नीचे गिराने में कामयाब हो जाए, लेकिन पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। थक हारने के बाद इस पतली शाफ्ट में उसका दम घुटने लगता है। नील को ये रियलाइज होता है कि शायद अब मजीद नीचे जाना मुमकिन नहीं। अब वो हार मान लेता है और डिसाइड करता है कि दोबारा से ऊपर जाया जाए, लेकिन यहाँ पे एक और मसला आन खड़ा हुआ। जो सीढ़ी बैकअप के लिए इस शाफ्ट में डाली गई थी, उस सीढ़ी ने नील को इस शाफ्ट में फंसा दिया।
आसान अल्फाजों में ये कि नील को ऊपर जाने के लिए इतनी स्पेस की ज़रूरत थी जितनी कि वो इसमें अपना पाँव उठाकर सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से में रखे और ऊपर जाता जाए, क्योंकि इस 18 इंच की शाफ्ट में इतनी भी जगह मौजूद ना थी कि वो अपना पाँव उठा सके, क्योंकि नील एक साइड से पत्थर तो दूसरी साइड से सीढ़ी के दरमियान में फंस चुका था। नील को शायद एहसास हो चुका था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन उसने सोचा कि यहाँ पे पैनिक करने की बजाय यहाँ से निकलने के बारे में सोचा जाए, क्योंकि उसके दोस्त ऊपर उसकी हेल्प के लिए मौजूद थे। तो उसने सीढ़ी और अपनी बॉडी के दरमियान कुछ स्पेस मैनेज करने की कोशिश की ताकि किसी न किसी तरह करके सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से पे पाँव रख सके, लेकिन बदकिस्मती से ऊपर जाने के लिए सिर्फ कोशिश ही करता रहा, क्योंकि यहाँ से अब दोबारा ऊपर जाना शायद मुमकिन नहीं था। अब जो होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। नील ने साथियों को आवाज दी कि वो यहाँ नीचे फंस चुका है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। ऊपर खड़े साथियों ने नील को ऊपर खींचने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो नील को हिला तक नहीं पा रहे थे। उन लोगों ने नील के पास कई सारी रस्सियां फेंकी, लेकिन ये रस्सियां शाफ्ट में कर्व की वजह से नील तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब ऊपर खड़े लोग ये समझ चुके थे कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी है और उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच चुका था कि जल्द से जल्द रेस्क्यू अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया जाए। इनको डर था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये लोग नील को हमेशा के लिए खो ना दें। बहरहाल उन्होंने नील मॉस के पेरेंट्स समेत सारे सोर्सेस को कांटेक्ट किया और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर पूरे इंग्लैंड से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रेस्क्यू एक्सपर्ट्स आने लगे। रॉयल नेवी, नेशनल कोल्ड बोर्ड और RAF के साथ साथ दर्जनों प्राइवेट केव रेस्क्यू एक्सपर्ट्स आने लगे। यहाँ तक कि BBC रेडियो ने भी नील मॉस की मदद के लिए आवाज उठाई। अब पूरे इंग्लैंड की नजरें नील मॉस के रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगी हुई थी। मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में उन्होंने अलग अलग टीम्स तैयार की जो बारी बारी इस केव में जाने वाली थी। पहले 3 रेस्क्यूअर इस चैम्बर तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनकी हालत बिगड़ने लगती है। फिर किसी तरह करके इनको रेस्क्यू करके गुफा से बाहर निकाला जाता है और ये खाली हाथ ही वापस लौट आते हैं। अब रात हो चुकी थी। खुशकिस्मती से ये रेस्क्यूअर किसी न किसी तरह से शाफ्ट में नील मॉस तक पहुंच जाता है और नील के इर्द गिर्द रस्सी बांध देता है। लेकिन यहाँ मसला ये पैदा हो रहा था कि नील, जो कि पहले ही काफी बुरी हालत में था, उसे सांस लेने में और भी दुश्वारी होने लगी। रेस्क्यू टीम जब जब रस्सी को ऊपर खींचते तब तब नील को सांस लेने में और भी मुश्किल आती, क्योंकि यहाँ पहले ही ऑक्सीजन काफी हद तक कम हो चुकी थी। अब रेस्क्यू टीम समझ चुकी थी कि अगर नील की जान बचानी है तो सबसे पहले ऑक्सीजन लाना होगा, जिसके चलते रात ठीक 12:30 पर केव में ऑक्सीजन पहुंचाई गई और फिर उसके बाद ऑक्सीजन को इस चैम्बर में पहुंचाया गया। जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने अपनी सांसें बहाल करते हुए दोबारा से मॉस को रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया। जिसके बाद कई सारे रेस्क्यूअर शाफ्ट में नीचे उतरे, लेकिन कुछ भी हासिल ना हो सका, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन की इस हद तक कमी थी कि इनका खुद ही दम घुटने लगता और ये लोग बाहर निकल आते। नाजरीन, इस छोटी सी शाफ्ट में नीचे जाना इतना भी आसान नहीं था। ये शाफ्ट थी ही इतनी छोटी कि इसके नीचे अगर एक लैपटॉप को फेंका जाए तो वो भी नीचे नहीं जा पाएगा। अभी तक इस शाफ्ट में नील मॉस का जिंदा रहना शायद किसी मिरेकल से कम नहीं था। इसी तरह से अगली सुबह तक मजीद कोशिशें होती रहीं कि किसी न किसी तरह करके नील मॉस को बचाया जा सके। अगले दिन चैम्बर में 18 साल जून बेली पहुंची और उन्होंने ये तक भी सजेस्ट किया कि अगर जरूरत पड़े तो नील की कॉलर बोन तोड़ दी जाए ताकि उसे ऊपर उठाया जा सके। उसका ये मानना था कि कॉलर बोन तोड़ने के बाद कॉलर और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से नील को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन मॉस के इतने करीब कोई पहुंच ही नहीं पाया कि इस काम को अंजाम दिया जा सके। अब तकरीबन 24 घंटे बीत चुके थे और रेस्क्यू टीम के एक एक करके सारे हरबे नाकाम होते दिखाई दे रहे थे। अब शाफ्ट में मौजूद नील इस कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहर में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तो एक रेस्क्यूअर ने मशवरा दिया कि कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर्स को शाफ्ट पे रख कर ऑक्सीजन को अंदर की तरफ पुश किया जाए, क्योंकि शाफ्ट हर तरफ से मिट्टी और धूल से भरी हुई थी, जो कि हवा के साथ मिलकर सांस लेने में मजीद दुश्वारी पैदा कर सकते हैं। इसलिए ये हरबा भी नाकाम रहा। रेस्क्यू टीम आगे बढ़कर कुछ और कर पाती कि तेज बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से सेफ्टी पर्पस के लिए उन्हें केव को खाली करना पड़ा और तब तक नील की सांसें चल रही थीं।
बारिश रुकने के बाद जब रेस्क्यू डॉक्टर नील मॉस के पास पहुंचे तो नील मॉस की सांसें रुक चुकी थीं, यानी कि नील मॉस अब इस दुनिया को छोड़ चुका था। जांच करने पे पता चला कि नील मॉस की डेथ 24 मार्च दोपहर के 3 बजे हुई। नील के फादर एरिक मॉस ने रेस्क्यू टीम से रिक्वेस्ट की कि अब कोई भी शाफ्ट में नीचे जाके अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा, इसलिए नील मॉस को शाफ्ट के अंदर ही छोड़ना पड़ गया, जिसके बाद इस शाफ्ट को पत्थरों से बंद कर दिया गया। 3 दिन तक चलने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी मशहूर हो चुका था और लोग नील मॉस के लिए दुआ कर रहे थे। नील की इस दर्दनाक मौत के बाद इस चैम्बर का नाम नील मॉस रख दिया गया। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।